हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो एपिसोड होने वाला है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये एपिसोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डील करेंगे उन सवालों से जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी स्तर के परीक्षाएं हों। ओके, ये ऐसे टॉपिक से आज सवाल हम लोग लेंगे जो टॉपिक्स शायद ही सबको पता हो। जो रेगुलर प्रैक्टिस पे हैं उनको तो ये पता होगा, बट जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ओके, बिकॉज ये ना तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ना ही जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। अब वो बच्चे वाले सवाल गए, ये कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में है जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड लेटर जब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन को कोई कोई आर्मी भी बोलते हैं। तो ये कब हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और कौन कौन इसके प्रमुख लीडर्स रहे हैं, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और ये किस हद तक ये स्वतंत्रता पाने के लिए किस हद तक इन्होंने अपना बलिदान दिया, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जैसे जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और ये अच्छा भी लगेगा कि इन लीडर्स को हम एक्चुअली जाने कि इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं एक बार, और देखते हैं कि इनका क्या और कैसे योगदान रहा है। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट वीडियो। ओके, छोटा कर लेते हैं। आई होप इट इज ओके नाउ। ओके, सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ध्यान रखिएगा, आज के इस टॉपिक में डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड लीडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दोनों चीज़ों को आपको साथ में याद करते हुए चलना है। अगर एक बार में संभव ना हो पाए कि शायद याद ना हो, तो दूसरी बार और तीसरी बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियोस में कवर किए गए हैं। और खास करके बिहार से रिलेटेड जितने भी लीडर्स इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में इन्वॉल्व थे, उन सबों को भी कवर किया गया है। और जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं वो जानना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओके, सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमें पता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था। वजह तो सबको पता ही है, चौरी चौरा का जो इंसिडेंस हुआ था। इंसिडेंस जो था वो हिंसक प्रवृत्ति का था और गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चौरी चौरा मूवमेंट जो था, जो कि अपने चरम सीमा पे था, पिक पकड़ चुका था, अंग्रेजों को काफी परेशान कर चुका था, उसको इन्होंने अचानक से बंद कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस के जो अन्य लीडर्स थे और जो इसमें बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि अचानक से गांधी जी ने इसको क्यों बंद कर दिया। उनका कहना ये था कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, और इसकी वजह से अगर जो आंदोलन सफल हो रहा है उसको अगर बंद कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी। पिछली वीडियोस में हमने उसको देखा भी हुआ है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लें। ओके, और ये भी हमने देखा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना के पहले कुछ प्रो चेंजर्स एंड नॉन चेंजर्स की भी बात हमने की थी उस वीडियो में। प्रो चेंजर्स वो थे कि जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आने के बाद गवर्नमेंट के कामों को अंदर से रोकना चाहते थे, और नो चेंजर्स थे कि नहीं, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही जाना चाहते थे और किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहते थे, मतलब किसी तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे। ओके, सो वो चीज़ें हमने देख ली थी, स्वराज पार्टी में हमने देख लिया था। ओके, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लीडर्स उनमें से थे जिनको ना ही स्वराज पार्टी में जाना था, ना ही नॉन चेंजर्स के साथ जाना था। तो वो कौन से लीडर्स थे? वो ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले। ओके, सम ऑफ द यंगर नेशनलिस्ट, जो कि जो युवा नेता जो थे, एंड वर्कर्स बिकम डिसइल्यूशनड विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। उनको अहिंसा का रास्ता अपनाना एक तरीके से सही लगा।
और उन्होंने ये सोचा कि इस मूवमेंट को और इस स्वतंत्रता को अगर पाना है तो हिंसा को अपनाना पड़ेगा। राम प्रसाद बिस्मिल हिमसेल्फ हैड अपोज्ड गांधी जी। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो भी 1922 दिसंबर 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में गया में अ, उपलब्ध थे और उन्होंने खुद गांधी जी के अगेंस्ट में उन्होंने भाषण दिया था। ओके, तो मेन मकसद क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एचआरए वाज ड्राफ्टेड बाय बिस्मिल इन 1923। सो एचआरए का मेन मोटो और मकसद जिसकी बुनियाद पे ये इसकी स्थापना हुई थी वो था कि हिंसक प्रवृत्ति से अंग्रेजों का सामना करना और उनको उनके सामने विरोध प्रदर्शन करना, मतलब आर्म्स उठा लेना। ओके, सो इसको ड्राफ्ट किया राम प्रसाद बिस्मिल ने 1923 में एट इलाहाबाद विद द ब्लेसिंग ऑफ लाला हरदयाल। ये इंपॉर्टेंट है, 1923 में ये ड्राफ्ट किया गया था। और अगर पूछा जाए कि एचआरए को कब फाउंड किया गया था तो इसको जो फाउंड किया गया था वो था अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ओके, अदर्स जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखिएगा, ईयर्स याद रखिएगा और फाउंडर मेंबर्स याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। जो जोगेश चंद्र चैटर्जी थे हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। ओके, अब इस एचआरए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था? टू अवेकन पीपल ऑफ इंडिया टू द फ्यूटिलिटी ऑफ द नॉन वायलेंट मेथड्स। जो कि नॉन अहिंसक जो आंदोलन कर रहे थे उसका कोई खास असर पड़ नहीं रहा था, तो उसका बेकारपन लोगों को बताना था। ठीक है, एंड उसके अलावा टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवोल्यूशन। लोगों को बताना था कि अब हथियार उठा लो टू ओवरथ्रो दी कॉलोनियल गवर्नमेंट। ओके, अंग्रेजों से अगर मुकाबला करना है तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। ओके, सो जैसे भी हमको सबको पता है कि सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ पीसफुल लोग होते हैं और कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और हिंसा तब वो लोग करते हैं जब कोई उपाय नहीं बचता है। तो अंग्रेज तो वैसे भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। एक तो पहले वो बाहर गए थे, आके अपने देश पे उन्होंने राज किया। अब उसके बाद से कुछ लोग उनके अंतर्गत गुलाम ही बन गए। तो ये जैसे यंग लड़के होते हैं, जोश होता है उनमें, तो उनको तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। तो वैसे ही कुछ प्रवृत्ति के लोग थे, बिस्मिल हो गए, सचिंद्रनाथ सान्याल हो गए, जोगेश चंद्र चैटर्जी हो गए, बाद में आप देखेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे यंग लीडर्स आए जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें हिंसा अपनाना ही पड़ेगा और तभी जाके हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो इनका भी काफी योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, और मैं अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज ये ना अपनी पोजीशन देखते थे, ना ही अपना कोई गेन देखते थे, ना ही ये नेता बनना चाहते थे, और सेल्फलेसली इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जो कि आगे हम देखेंगे। यही नेता वैसे थे गरम दल के या फिर एचआरए वाले जितने भी नेता थे जिनको फांसियां दी गई हैं, जिन्होंने इनकलाब बोला है, जिन्होंने कुछ नहीं देखा है और अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया है। तो ये वैसे लीडर्स थे। ठीक है, तो इनका मेन मकसद था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना बंदूक उठा के। ओके, एंड टू establish in its place a federal republic of United States of India whose basic principle would be adult franchise. Okay, means young generation से ये लोग प्रभावित थे। Now however to start with that, अब इसको स्टार्ट करने के लिए उनको एक मास कैंपेन की जरूरत थी, मतलब काफी एक जनमत चाहिए था उनको, और एक प्रोपोगंडा फैलाना था। जनमत के थ्रू ही प्रोपोगंडा फैलता है, उसको ऑर्गेनाइज करना था, लोगों के बीच में अपनी बातें पहुंचानी थी, लोगों को अपने दल में शामिल करना था, उनको प्रशिक्षण देना था, गोलियां चलाने का प्रशिक्षण देना था, तभी तो ये आंदोलन आगे बढ़ता। तो ये सारी चीजें जरूरत है, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी पैसे की जरूरत थी। इनके पास अभी पैसा नहीं था। ओके, जैसे कि कुछ तो लीडर्स पहले से वेल एस्टैब्लिश थे और उन्होंने जैसे गांधी जी वगैरह थे, तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, बट ये अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी ये पार्टी, तो इनके पास पैसे नहीं थे। और वैसे भी इनका मेन मकसद था वो था हिंसा, अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा। ओके, सो इन 1924 एंड 25 मेनी यंग पीपल ज्वाइंट द पार्टी, प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। 1924-25 में कुछ और लोग जो थे, यंगस्टर्स थे, कि बड़े बड़े नाम हैं वो, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए। किसमें पार्टी में शामिल हो गए? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी ये
1928 तक इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता रहा। ओके, नाउ काकोरी ट्रेन रॉबरी। अब चूंकि जो पैसे की जो बात आ रही थी कि पैसे की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो, ओके, सो एक रॉबरी को प्लान किया इन लोगों ने मिलके। ठीक है, रॉबरी वाज प्लान बाय राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो इसके लीडर थे, एंड अशफाकुल्ला खान। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक रॉबरी को प्लान किया। ओके, इस रॉबरी में कौन कौन शामिल हुआ? बिस्मिल खान, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र बख्शी, केशव चंद्र, मुरारी लाल खन्ना, गुप्ता। ये सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आजकल परीक्षाओं में ये नाम भी पूछे जा रहे हैं। ओके, ऑप्शंस में दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन शामिल था या इनमें से कौन शामिल नहीं था। मुकुंदी लाल गुप्ता एंड मन मठ नाथ गुप्ता। ओके, सो एक रॉबरी थी, एक ट्रेन जो आ रही थी, ट्रेन को इन लोगों ने रॉब किया था। वो ट्रेन आ रही थी सहारनपुर से लखनऊ, और लखनऊ के ठीक पहले के स्टेशन पड़ता है काकोरी। सो उस काकोरी जगह के नाम पे इस इंसिडेंस को काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था कि जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जो वापस आ रही थी, डाउन ट्रेन थी, वो हर स्टेशन से जो लगान होता है टैक्स, वो वसूल करते हुए आती थी। ओके, सो इन लोगों ने उस ट्रेन को काकोरी में रोका और वहां पे गार्ड केबिन से 8,000 रुपए इन लोगों ने लूट ली। ओके, और हुआ क्या कि इस कांड में वैसे तो इनका मेन मकसद था पैसे लूटना, लेकिन स्कफल जो हो गया गार्ड केबिन में, तो वहां पे एक पैसेंजर भी था जिसका नाम था अहमद अली। ये नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसको गोली लग गई क्रॉस फायर में बिटवीन द गार्ड्स एंड जो भी ये लोग लूटने गए थे। ओके, और उसका डेथ हो गया। ओके, तो ये इस घटना को मैन स्लॉटर केस भी बना दिया, मतलब इसमें हत्या हो गई। ओके, सो ये इंसिडेंस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जो ट्रेन रॉबरी इन लोगों ने की थी। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि सहारनपुर से लखनऊ वो ट्रेन आ रही थी और 8,000 रुपए की लूट हो गई थी। 26 सितंबर 1925, लगभग एक महीने बाद, राम प्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट कर लिया गया। ओके, नाउ काकोरी ट्रायल प्रोसीड्स इन द सेशन कोर्ट ऑफ ए हैमिल्टन। ये याद रखिएगा, ट्रायल इनका स्टार्ट हुआ। ए हैमिल्टन वो जज थे। ओके, नाउ 1926 के मध्य में, मतलब जून के आसपास, अशफाकुल्ला खान एंड सचिंद्र बख्शी वर अरेस्टेड। इन दोनों लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। ओके, मई में स्टार्ट हो गया था और जून में ये दो लोग अरेस्ट हो गए, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो चुका था। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 40 लोग गिरफ्तार हुए थे इसमें। इस काकोरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी, उसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और वही एक तो जे एक वही ऐसे लीडर बच गए थे उस अरेस्ट के बाद से, जिन्होंने एचआरए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो इनका मोटो था उसको सुचारू रूप से चालू रखा 1931 तक। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। ये ध्यान से देखिएगा। द ट्रायल ऑन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस स्टार्टेड ऑन 21 ऑफ मई 1926। 21 मई 1926 को स्टार्ट हुआ था। 28 एक्टिव मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। लॉयर्स डिफेंडिंग द रिवॉल्यूशनरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि वैसे लॉयर्स का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे रॉबरी में, उनको जो बचाने के लिए उनके मतलब एज अ डिफेंस काउंसिल जो नियुक्त हुए थे, वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, नाम याद रखिएगा, चंद्र भानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, R.M. बहादुर जी, कृपा शंकर हजेला एंड B.K. चौधरी, मोहनलाल सक्सेना एंड अजीत प्रसाद जैन। ओके, इन लोगों ने, ये ऐसे वकील थे जो कि डिफेंड कर रहे थे। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात थी कि हमारे अपने देश के वकील जो थे, जिनको लॉ की नॉलेज थी, इनको डिफेंड कर रहे थे, इनके लिए वो केस लड़ रहे थे। ये चीज याद रखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल अपना केस खुद इन पर्सन वो अटेंड कर रहे थे। ओके, सो कुछ लोग ऐसे भी होते कि नहीं, वो अपना केस खुद लड़ेंगे। ओके, फेमसली डिफेंडेड हिज ओन केस, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द ब्रिटिश क्राउन वाज। अब एक प्रोसिक्यूटर भी होता है, जब भी किसी आरोपी पे आरोप चार्जेस लगाए जाते हैं तो एक प्रोसिक्यूटर होता है। तो वो कौन था इसमें? इसमें नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वो थे
पंडित जगत नारायण मुल्ला। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, तो वो थे पंडित जगत नारायण मुल्ला, हु हैड रिफ्यूज टू डिफेंड द रिवोल्यूशनरीज। इन्होंने पता नहीं किस कारण से इन्होंने डिफेंड करना रिफ्यूज कर दिया था रिवोल्यूशनरीज को, कि इनके अलग विचारधाराएं होंगी, गांधी जी के अनुयायी होंगे, तो उन्होंने डिफेंड करने से मना कर दिया। ओके, द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द काकोरी कांड वाज प्रोनाउंस्ड इन जुलाई 1927। ओके, 1925 में सितंबर में गिरफ्तारी हुई थी, मई में ये ट्रायल स्टार्ट हो गया था, और लगभग 1 साल 2 महीने के बाद इसका वर्डिक्ट था, इसकी जो सजा थी वो सुनाई गई थी। 15 लोगों को छोड़ दिया गया इसमें, 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था, मतलब हैंग टिल डेथ, और वो थे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई, अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा हुई, ठाकुर रोशन सिंह को हुई और राजेंद्र लाहिरी को हुई। सचिंद्र बख्शी एंड सचिंद्र नाथ सान्याल वर सेंटेंस्ड टू डिपोर्टेशन टू सेल्यूलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर। इन दोनों लोगों को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार आइलैंड पे भेज दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने लोगों को फांसी हुई थी, तो वो इन 4 लोगों को फांसी हुई थी, नाम याद रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, राजेंद्र लाहिरी वाज हैंग्ड ऑन 17 दिसंबर 1927। सबसे पहले राजेंद्र लाहिरी को 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई, कहाँ पे? गोंडा डिस्ट्रिक्ट जेल में। ओके, 2 दिन पहले ही दे दी गई, मतलब इनको 19 को करना था, तो इनको 2 दिन पहले राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे देगी। अब 19 तारीख को जो कि इनका जो एग्जीक्यूशन तय हुआ था, उस दिन 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा दे दी गई। ओके, तो यही मैं बोल रहा था कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी है नेशन को। इन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा। जैसे कि कुछ ऐसे भी लीडर्स थे, जैसे स्वराज पार्टी में, जिनको थोड़ा बहुत लालच देकर ब्रिटिशर्स ने तोड़ने का काम किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू वगैरह थे, या जो भी थे डिफरेंट पोर्टफोलियोज को हैंडल कर रहे थे और अंग्रेजों की बात मान लेते थे, तो वैसे ये लोग नहीं थे। ठीक है, इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। अब 1928 में द नेम ऑफ द पार्टी वाज चेंज टू हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। पार्टी का नाम प्राइमरली बिकॉज ऑफ भगत सिंह इंसिस्टेंस, भगत सिंह के कहने पे पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया, मतलब इसमें सोशलिस्ट नाम को ऐड कर दिया गया। ओके, सो ये याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1928 साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928। अब ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस होने जा रहा है। साइमन कमीशन को भेजा था ब्रिटेन ने देखने के लिए कि क्या इंडिया का पॉलिटिकल भविष्य है, फ्यूचर है। वो 1928 में आया था। द लैक ऑफ एन इंडियन मेंबर इन द कमीशन, उसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिश ब्रिटेन के थे, तो उसकी वजह से यहाँ के लीडर्स को अच्छा नहीं लगा, एंड विच वॉज मीन टू डिलिबरेट ऑन इंडियाज फ्यूचर गवर्नमेंट एंड वॉज मेड विथ वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन एंड प्रोटेस्ट। और पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ कि साइमन गो बैक। जो नेशनल लीडर लाला लाजपत राय थे उस वक्त, जो कि यही एक लीडर बचे हुए थे, लाल बाल और पाल मेघरम दल, और जो कि आइडियल माने जाते थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन उस वक्त थी, उनके एक अच्छे लीडर माने जाते थे ये, और जिनको सम्मान भी मिलता था, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया एक ब्रिटिश ऑफिसर था, जेम्स ए स्कॉट ने। ओके, अब ये घटना सुन के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो उस वक्त एक्टिव थी, भगत सिंह जैसे लीडर्स थे, बटुकेश्वर दत्त थे, उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आया और उन लोगों ने ठान लिया कि हम इनकी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और वो ब्रिटिश ऑफिसर कौन था जिसने लाठी चार्ज का हुक्म दिया था? वो था जेम्स ए स्कॉट। ओके, लाला लाजपत राय मारे गए वहां पे। अब ये इसकी वजह से रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कसम खा लिया कि हम इस डेथ का बदला लेंगे। ओके, भगत सिंह एंड राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु इसमें थे, इन्वॉल्व थे। शॉट अनदर पुलिस ऑफिसर, मिसकंसेप्शन की वजह से इन्होंने दूसरे एक ऑफिसर को, उनको लगा कि वो जेम्स स्कॉट है, उनकी जगह पे जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने गोली मार दी इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, गलत पहचान की वजह से। नाउ दे हैड इंटेंडेड टू शूट स्कॉट। ठीक है, हाउएवर द HSRA स्टिल क्लेम दैट रिवेंज हैज बीन
exacted. Okay. The next major activity of the HSRA was the Central Assembly bombing case. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, इसको लाहौर कंस्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है. ओके. Now Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, BK Dutt, bombed the Central Legislative Assembly, Delhi, on 8th of April 1929. 1929 को इन्होंने 1929 8 अप्रैल को इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया. ओके. नाउ देयर ओनली इंटेंशन वाज टू मेक द डेफ हियर, मतलब बहरे को सुनाना था. और बहरे आपको जैसे पता है कि ऊंची आवाज को सुनते हैं, इसलिए इन्होंने बम सेंट्रल असेंबली में फोड़ दिया था. बट इनका मेन मकसद था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाना था और ना ही किसी को मारना था. ओके. सो नोबडी वाज इंजर्ड इन द बॉम्बिंग. माइनर हल्की फुल्की इंजरीज हुई थी. वो तो कहीं भी इंसिडेंट्स में कोई भी छोटा मोटा खरोच होता है तो वो तो दिखाएगा ही, मुझे यहाँ लगा, बॉम्ब फटा, ये वो हंगामा. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहां पे. एंड बोथ द रिवोल्यूशनरीज कोर्टेड अरेस्ट, और इन दोनों को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया था. किसको? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को. नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने बॉम्ब मारा था. ठीक है. 12:30 बजे बॉम्ब मारा था इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को. और उस वक्त सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? विठल भाई पटेल. ये नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली का लीडर चुना गया था. विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के नेता थे जब इनको चुना गया था. एंड बिगैन टू गिव द रूलिंग ऑन द ट्रेड डिस्प्यूट बिल. और ये भी पूछा जाता है कि जब बॉम्ब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब मारा था, तो उस वक्त कौन से बिल पे डिस्कशन चल रहा था? तो वो था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, और सेफ्टी बिल भी था. तो 2 बिल याद रखिएगा, सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पे चर्चा चल रही थी. और प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे विठल भाई पटेल. The explosion occurred and the hall began to filled with smoke. Okay. Now, as they were arrested, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था वहां कोर्ट के अंदर में, they shouted slogans like "इनकलाब जिंदाबाद" and "down with imperialism." वो चिल्ला रहे थे. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये लोग सेल्फलेस थे और फ्रीडम के लिए अपनी जान तक दे सकते थे. अरेस्ट हो जाते थे और फिर उनको पता था कि अरेस्ट होने के बाद इनका बुरा हाल होने वाला है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं डरते थे. तो इनका तो योगदान जो था वो अतुलनीय था, वो किसी से आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं. अमॉन्ग दोज प्रेजेंट इन द हॉल, जो कि मुख्य दर्शक जो थे, जो कि बड़े बड़े लीडर्स थे, जो जिनको पोजीशन से मतलब था, वो थे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो पता है, ये तो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे थे. मदन मोहन मालवीय, जॉन साइमन भी वही था जो आया था साइमन कमीशन लेके, एंड अदर्स. ये लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे और असेंबली में बैठ के और ट्रेड बिल पे और सेफ्टी बिल पे चर्चा कर रहे थे. Now both Singh and Dutt quoted arrest even though both the bombs were thrown by Singh alone. भगत सिंह ने ही बॉम्ब मारा था, दत्त सिर्फ पॉम्पलेट बांट रहे थे, लेकिन बट साथ में थे वहां पे. द ट्रायल स्टार्टेड इन मई 1929. ठीक है. अब ये इनका भी, दोनों का बेचारों का ट्रायल स्टार्ट हुआ. ठीक है. लॉयर आसिफ अली रिप्रेजेंटेड दत्त. आसिफ अली जो थे वो, उन्होंने दत्त की तरफ से केस को हैंडल किया. और जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना केस खुद लड़ा था, भगत सिंह ने भी अपना केस इन पर्सन खुद लड़ा ड्यूरिंग द ट्रायल. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन था? वो था कोई मुल्ला करके थे, वो थे. ओके. और यहाँ पे है, वो है लॉयर जो डिफेंड कर रहे हैं, वो है आसिफ अली. ओके. सो एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है. फॉर दिस केस बोथ सिंह एंड दत्त वर सेंटेंस्ड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ. अब ये बॉम्बिंग केस में दोनों को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा सुनाएगी. बट इन द मीन टाइम, उसी बीच, द केस ऑफ मर्डर ऑफ सॉन्डर्स वर लिंक टू सिंह. सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में एक चार्ज सिंह पे फिर से बना दिया गया. He along with Rajguru and Sukhdev Thapar was executed for murder case on 23 मार्च 1931 को. 3 लोगों को फांसी दे दी गई सॉन्डर्स की हत्या के इल्जाम में. और वो कौन था? राजगुरु थे, सॉरी, सुखदेव थापर थे और भगत सिंह थे. इन 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई. सो ये डेट याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नाउ दत्त टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट. दत्त को तो फांसी नहीं हुई थी, बट ओके, बटुकेश्वर दत्त को
So he took part in the freedom movement after his release from incarceration. So he died in 1965. आज़ादी के बाद इनका देहांत हुआ 1965 में आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इनकी तबीयत काफ़ी दिनों तक खराब रही थी। He neither received any recognition from the Indian government. ओके, उन्हें कोई मान्यता ही नहीं मिली। अब मान्यता मिलती कैसे? सब लोग तो अपने अपने पोजीशन में, अपने सत्कार में, और जवाहरलाल नेहरू विजिट पे थे, दूसरे नेशन पे विजिट पे थे। तो इनका जो बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने जो बॉम्ब मारा था, इनको ये स्वतंत्रता सेनानी तो ये भी थे, तो इनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, नॉर फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ नहीं मिला, बीइंग अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस चैप्टर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये तो चीज़ें थी, भारत में होती आई हैं और होती रहेंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नाउ ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को एन इन्फॉर्मेंट टिप्ड द पुलिस। तो ये भी होता था कब, इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए थे जहाँ पे गर्म दल के नेताओं को नरम दल के नेता फंसा देते थे, या फिर कोई दूसरा नेता जो कि कुछ अपने पर्सनल गेन के लिए ब्रिटिशर्स के साथ मिलके किसी तीसरे को मुर्गा बना देते थे। और मतलब एकता तो स्टार्टिंग से ही नहीं था, और इसी की वजह से अंग्रेजों का शासन हमारे भारत देश पे रहा था। वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, और ट्रेड करते 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 एक दिन देखते देखते कि क्या इनके बीच में चल रहा है, और हम पे ही शासन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। सो एन इन्फॉर्मेंट टिप्ड, किसी इन्फॉर्मेंट ने पुलिस को टिप दे दिया कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में अवेलेबल है। ओके, पुलिस वहां पे पहुंच गई और दे इंश्यूड अ शूट आउट। वहां पे शूट आउट हो गया बिटवीन द पुलिस एंड द रिवोल्यूशनरीज। आज़ाद के साथ कुछ और लोग थे। आज़ाद गॉट इंजर्ड, उसमें वो घायल हो गए वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स। अपने आप को बचाने में और अपने दोस्तों को बचाने के क्रम में वो घायल हो गए। ही हैड मेड अ रिजॉल्व नेवर टू बी कैप्चर्ड अलाइव, और उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो कभी भी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। सो सिर्फ एक गोली बची थी उनके पास, सो वो गोली उन्होंने खुद को मार लिया और अपने प्रण पे वो अडिग रहे। और जैसे ही वो उनको गोली मारी गई और उनका बॉडी कैप्चर हुआ, तो उनके बाकी जो जो फ्रेंड्स थे उनको भागने का मौका मिल गया और वो वहाँ से बच के निकल गए। आज़ाद सिर्फ 24 साल के थे। ओके, जितने भी लीडर थे वो 24, 23, 24, 20 से 24 के बीच में ही थे। बिस्मिल्लाह का राम प्रसाद बिस्मिल देखिए, भगत सिंह देखिए, सारे के सारे लीडर्स थे वो 20 से 24 के एज के थे, और इन्होंने ये बड़ा से बड़ा काम कर दिया था। नाउ एक दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो सूर्य सेन। इनसे भी सवाल काफ़ी पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ही ज्वाइंड अनुशीलन समिति, अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। 1918 में ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैथ्स टीचर एट चित्तागोंज। चित्तागोंज अभी के फिलहाल में ये बांग्लादेश में है, पहले ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था। 18 अप्रैल 1930 को सेन along with his एसोसिएट्स, कुछ अपने अनुयायियों को लेके, ये रेडेड द पुलिस आर्मरी इन चित्तागोंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पुलिस आर्मरी पे हमला कर दिया था और वहां से गन लूट लिए थे। तो वो कौन से लीडर थे? उनका नाम था सूर्य सेन, और ये मैथ्स टीचर थे चित्तागोंज में। Another group raided the armory of the auxiliary forces. The revolutionaries seized arms but failed to locate ammunition. Ammunition नहीं मिला था, आर्म्स इन्होंने लूट लिया था और वहां पे कैप्चर कर लिया था। हाउएवर दे डिड मैनेज टू कट ऑफ टेलीफोन लाइन काट दिया था, टेलीग्राफ लाइन काट दिया था, रेलवे लाइन काट दिया था, मतलब उड़ा दिया था। सूर्य सेन ने अपना भारतीय जो झंडा था वो वहां पे पुलिस प्रोमाइसिस में, वहां के प्रांगण में, इन्होंने वहां पे अपना भारतीय झंडा भी फहरा दिया था आर्मरी में, और प्रोक्लेम कर दिया था कि ये प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है। मतलब एक अपना इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अधिकार खत्म हो चुका है। वो थे सूरी से। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द रेड दे फ्लेड टुवर्ड्स जलालाबाद हिल्स। ऑन 22 अप्रैल गवर्नमेंट फोर्सेस इंगेज द रिवोल्यूशनरीज इन द हिल्स इन द गन बैटल। ओके, 12 रिवोल्यूशनरीज मारे गए, वाइल दी अदर्स इंक्लूडिंग सेन एस्केप्ड। वहां से सेन भाग गए। 80 ब्रिटिशर्स के सैनिक भी मारे गए थे उसमें। 22 अप्रैल को इन दोनों ग्रुप के बीच में मुठभेड़ हुई थी। Now Sain hid in disguise in many places to avoid capture by the British.
अपना वेशभूषा बदल के ये छुपते रहते थे। हाउएवर ही वाज बिट्रेड बाय अ मैन नेम्ड नेत्रसेन। फिर से हो गया, यहाँ भी किसी ने टिप दे दिया इनको, नेत्रसेन नाम का आदमी था, उन्होंने इनसे धोखा कर दिया और उसने पुलिस को बता दिया कि ये इन घर में छुपे हुए हैं। एंड फरवरी 1933 में पुलिस अरेस्टेड हिम, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सूर्य सेन को। नेत्रसेन वाज लेटर किल्ड। जो भी ऐसे जो भी जो देशद्रोही थे, नेत्रसेन टाइप का हो गया, या फिर जो भी टिप वगैरह देता था, बाद में एक और हम देखेंगे कि वो भी देशद्रोही था, तो उन लोगों को बाद में वैसे भी नहीं छोड़ा जाता था, रिवोल्यूशनरी उनको मार ही देते थे, रिवेंज ले लेते थे। सूर्य सेन वॉज ब्रूटली टॉर्चर। सूर्य सेन को बहुत भयानक टॉर्चर दिया गया पुलिस के द्वारा, और फाइनली उनको 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा दे दी गई। नाउ बैकुंठ शुक्ल, अब थोड़ा बिहार के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि बिहार में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन पार्टी पूरे देश में अपना काम कर रही थी, उस वक्त बिहार में क्या हो रहा था, बिहार से कौन कौन से लीडर्स थे जो कि एक्टिव थे। उनमें एक बड़ा नाम आता है बैकुंठ शुक्ल का। बैकुंठ शुक्ल वॉज बॉर्न ऑन May 15, 1907 एट विलेज जलालपुर, पुलिस स्टेशन लालगंज इन मुजफ्फरपुर। अभी ये वैशाली में पड़ेगा, तो ये गांव का नाम याद रखिएगा। 1907 में यहाँ पे वो पैदा हुए थे। बैकुंठ शुक्ल को पूछ सकते हैं। तो अभी का फिलहाल हाजीपुर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द बंगाल अनुशीलन समिति वॉज एक्टिव इन बिहार। बंगाल अनुशीलन समिति था, वो एक्टिव था बिहार में, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में 1913 में हो चुकी थी, ओके। वन ऑफ इट्स मेंबर फणींद्रनाथ घोष, ओके, started in 1925 a new organization named हिंदुस्तानी सेवा दल। ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। हिंदुस्तानी सेवा दल का बिहार में स्थापना किसने किया था? तो वो था फणींद्रनाथ घोष। कब किया था? 1925। कहाँ किया था? बेतिया, चंपारण में, ओके, वेस्ट चंपारण में है बेतिया। तो किसने स्थापना की थी? फणींद्रनाथ घोष ने 1925 में, ओके। बैकुंठ ज्वाइंड इट। बैकुंठ शुक्ल थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। एंड कैरिड एक्टिविटीज फ्रॉम हाजीपुर। हाजीपुर एरिया से अपने एक्टिविटी को इन्होंने चालू रखा। सून शुक्ल केम इन कांटेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। HSRA के कांटेक्ट में आए, इनके मेंबर्स के कांटेक्ट में आए, और बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया बाय फणींद्रनाथ घोष एंड जोगेंद्र शुक्ल। तो ये सब लीडर्स का नाम याद रखिएगा, जो कि बिहार के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है सवाल कि कौन कौन से लीडर्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से बिहार से एक्टिव थे। तो वो थे फणींद्रनाथ घोष, बैकुंठ शुक्ल, जोगिंदर शुक्ल। And become a very active revolutionary on the occasion of the formation of the HSRA. Fanindranath Ghosh and Manmohan Banerjee, okay, had been invited to represent Bihar. एक और नाम आ गया, मनमोहन बनर्जी। And Ghosh was made one of the 7 members of its central committee. बिहार से जो नेतृत्व जो किया गया था नेशनल लेवल पे, उसमें घोष भी शामिल थे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स बनाए गए थे ये। दैट इंक्लूडेड, जो मेंबर्स थे उस कमेटी में, वो भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, और चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो उसमें फणींद्रनाथ घोष भी थे। घोष वॉज ऑल्सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द आर्मी इन बिहार। आर्मी के इंचार्ज भी थे ये बिहार के। एंड भगत सिंह एंड बीके सिन्हा वर टू एक्ट एज लिंक, जहाँ पे भगत सिंह और बीके सिन्हा एज अ लिंक का काम करते थे, ठीक है। तो बिहार लेवल पे आर्मी के इंचार्ज फणींद्रनाथ घोष थे, मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेस था उस कमेटी में फणींद्रनाथ घोष का। तो ऑब्वियस ही बात है, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, और जो भी योजनाएं बनाई जाती थी तो फणींद्रनाथ घोष उसका हिस्सा रहा करते थे। तो भगत सिंह ऑल्सो विजिटेड बिहार इन दिस कनेक्शन। भगत सिंह ने बिहार का दौरा भी किया था। हियर इंटेंस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वेंट ऑन इन मुजफ्फरपुर। कौन कौन से इलाके में बिहार के ये जो मूवमेंट हो रहा था, वो था मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, पटना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। इट्स नेटवर्क हैड रीच्ड अप टू द विलेज लेवल। गाँव तक भी पहुंच गया था इनका नेटवर्क, और वहां से भी जो भी यंग जनरेशन के थे वो आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए वो रेडी थे। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सो एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया था कि बिहार की महिलाएं भी बंदूक थाम रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। द फेमस रिवोल्यूशनरी जोगिंदर शुक्ल वाज फ्रॉम बैकुंठ। तो फेमस रिवोल्यूशनरी जोगिंदर शुक्ल थे, वो बैकुंठ एक जगह का नाम है, वहां से थे। अनफॉर्चुनेटली देखिए, एक इंसिडेंस हो गया फॉर द रिवोल्यूशनरी कॉज। डेवलपमेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। कुछ अलग घटनाएं हो गई जो कि
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जो अरेस्ट हुआ था और जो उनकी संलिप्तता थी डिफरेंट केसेस में, फणींद्रनाथ घोष एक सरकारी विटनेस बन गए, क्योंकि वो भी गिरफ्तार हुए थे और अपने प्राण बचाने के लिए वो सरकारी विटनेस बन गए और उन्होंने इन लोगों के अगेंस्ट में गवाही दे दी। ओके, द मेंबर्स ऑफ द रिपब्लिकन आर्मी फेल्ट दैट इन कंपैरिजन टू अदर अप्रूवर्स, और ये अप्रूवर भी बन गए थे। अब चूंकि ये अप्रूवर बन गए थे तो फिर अब इनकी वजह से उनको फांसी हो गई, उनको मार दिया गया, ये अप्रूवर बन गए थे। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक कमेटी में और वैसे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको पता है कि हमें देश के लिए सेवा करनी है और देश के लिए अगर जान भी चली जाए तो उससे पीछे नहीं हटना है। अगर पकड़ भी लिए गए तो बिकॉज पीछे भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें लीडर्स को पकड़े गए और वो खुशी खुशी वो लोग फांसी पे चढ़ चुके थे। वहां पे फणींद्रनाथ घोष को डर लग गया और वो एज अ सरकारी अप्रूवर बन गए थे। तो ये बात रिवॉल्यूशनरी को पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने इसको इसका बदला लेने का प्लान बना लिया और फाइनली इनको भी हम देखेंगे कि कैसे इनका भी एग्जीक्यूशन हुआ था, फणींद्रनाथ घोष का। ठीक है, सो ए प्लान टू किल हिम वाज हैज्ड बाय हिज फेलो रिवॉल्यूशनरीज एट द गांधी आश्रम एट हाजीपुर। गांधी आश्रम हाजीपुर में इनका एक प्लान बना कि कैसे अभी फणींद्रनाथ घोष को मारना है। बैकुंठ शुक्ल को सेलेक्ट किया गया टू कैरी आउट दिस टास्क। बैकुंठ शुक्ल को इस टास्क के का नेतृत्व दिया गया और उनको बोला गया कि आप इस टास्क को अंजाम देंगे। ठीक है, एज प्लान बैकुंठ एलोंग विद चंद्रमा सिंह, बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह दोनों मिलके फणींद्रनाथ घोष और उनके जो मित्र थे गणेश प्रसाद गुप्ता के ऊपर 9 नवंबर 1932 को बेतिया के मीना बाजार में इन दोनों के ऊपर बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह ने अटैक कर दिया और वहां पे फणींद्रनाथ घोष और गणेश प्रसाद गुप्ता दोनों की मृत्यु हो गई 1932 में। इंसिडेंटली वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द सीन, दोनों तो भाग गए वहां से, बैकुंठ शुक्ल और उनके जो मित्र थे चंद्रमा सिंह, बट वहां पे उनका कुछ सामान छूट गया था। ठीक है, जिससे पुलिस को उनके बारे में क्लू मिल गया। वहां से वॉशरमैन्स मार्क ऑन हिज क्लोथ्स लेड इट टू दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वहां गए। मतलब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरा ट्रेल मिलाते जाते हैं कहाँ कहाँ से, और फिर द इन्वेस्टिगेशन दैट फॉलोड कंफर्म दैट घोष हैड बीन अटैक्ड बाय बैकुंठ एंड चंद्रमा। ठीक है, तो पता लग गया पुलिस को कि बैकुंठ और चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है। बिहार गवर्नमेंट ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर देयर अरेस्ट, अरेस्ट के लिए इनाम की घोषणा की गई। चंद्रमा वॉज अरेस्टेड इन कानपुर ऑन जनवरी 5, 1933। चंद्रमा को कानपुर से अरेस्ट कर लिया गया 1933 में जनवरी में। शुक्ल वॉज अरेस्टेड ऑन जुलाई 6, 5-6 महीने के बाद 1933 में ही सोनपुर साइड ऑफ ब्रिज ओवर गंडक रिवर एट सोनपुर हाजीपुर। सोनपुर साइड वाले रिवर में, गंडक रिवर के ऊपर इनको सोनपुर हाजीपुर लिंक पे रोड पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ही सस्टेन्ड इंजरीज इन दिस कफल, और अंग्रेजों के साथ इनको छीना झपटी भी हुई थी, मारपीट भी हुई थी विद द पुलिस, बट रिमेन टोटली अनफेज्ड एंड शाउटेड रिवॉल्यूशनरी स्लोगन्स। और गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त भी इन्होंने रिवॉल्यूशनरी स्लोगन्स वहां पे अंग्रेजों के सामने बोला था। बैकुंठ शुक्ल वॉज हैंग टू डेथ इन गया सेंट्रल जेल। गया सेंट्रल जेल में इनको 14 मई 1934 को फांसी हो गई, एक साल के बाद, जस्ट अ डे बिफोर हिज 28th बर्थडे। 27 साल के थे, 28 साल में अभी होने में एक दिन बाकी था कि 14 मई को 1934 को इनको हैंग कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। ओके, तो ये थोड़ा कुछ इमोशनल है। एंड व्हेन ही वाज बीइंग लेड टू द गैलोज, जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी, ही वाज हर्ड सिंगिंग हासी हासी परब फांसी, माँ देखबे भारतवासी, विदाई दे माँ फिरे आसी। While being hanged, he objects to hangman. I am not afraid of death. I am happy to die for my motherland. He shouts, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये उस टाइम में ये अब इन लोगों को पता नहीं क्यों इनके बारे में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो इनका बलिदान नहीं पढ़ाया जाता है। अब इनका जोश देखने लायक था कि ऐसे लीडर्स भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट ऐसे लोग कर चुके हैं। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी, बैकुंठ शुक्ल हो गए, खुदीराम बोस हो गए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जो कि सब लोगों को फांसी दे दी गई और सबके सब देश के लिए न्यौछावर हो गए, लेकिन फिर भी उनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। फाइनली एक और
सन ऑफ इंडिया बिकम अ मार्टर, जो कि मजिस्ट्रेट के ने फिर से अपना नोट दे दिया और एक और जो लीडर थे वो शहीद हो गए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन टुडे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और इम्पोर्टेंट डेट्स जो थे इसमें और जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं, सीक्वेंस हुए हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर मानता हूँ कि सेशन थोड़ा लंबा हुआ है, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहा है, और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर से कुछ सवाल नहीं आएगा। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट अगला जो वीडियो आने वाला होगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं वैसे वीडियोस ही बनाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो और इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो मायने रखता है। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बाकी लोगों को भी इनवाइट कीजिए चैनल पे, और इस चैनल के मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच।